हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। ये क्लास से वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो क्लास को आपके यहां पर शुरू किया जा रहा है। सभी लोग लाइव आ जाइए, और जो लोग भी लाइव आ चुके हैं सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और बता दीजिए पहले प्रश्न का आपका उत्तर क्या हो सकता है कि इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। कौन सा इसमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? तो अगर हम लोग बात करें कौन सा इसमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, बताइए। देखिए, अगर हम लोग बात करें भोजपुरी जो है ये बिहारी हिंदी का रूप है, मगही भी बिहारी हिंदी का रूप है, और मैथिली भी बिहारी हिंदी का रूप है। बात करें अगर हम लोग पूर्वी हिंदी की, पूर्वी हिंदी के कौन कौन सी उपभाषाएं हैं मैं आपको बता चुका हूँ। ए बी सी, यानी कि ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। ये जो अवधी है ये कहाँ की है भाई? ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत एक उपभाषा है, आपको याद रखना है। तो आपके प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए कि अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। कौन सा इसमें से अशुद्ध वाक्य आपको लग रहा है? जो परिश्रम करता है वो सफल होता है। इतनी रात गई आप कहाँ थे? मैं मेला देखने जाता हूँ, मेला देखने जाता हूँ, 1 और 1 11 होते हैं। तो शुद्ध वाक्य इसमें से आपको बताना है, अशुद्ध वाक्य इसमें से आपको बताना है कौन सा है। देखिए भाई, इतनी रात गई आप कहाँ थे, ये आपका कैसा वाक्य हो जाएगा? एक अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। यथासंभव शब्द में समास कौन सा है, बताइए भाई। यथा संभव नहीं बल्कि यथा साध यहाँ पर लिखा हुआ। यथा साध की बात करें यानी कि शक्ति के अनुसार, क्या कह सकते हैं इसको हम लोग? शक्ति के अनुसार कह सकते हैं। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, किसी भी शब्द का पहला पद अनु आ जाए, या प्रति आ जाए, या यथा आ जाए, या यथा आ जाए, या यावत आ जाए, तो कभी किसी भी शब्द का पहला पद अगर इन शब्दों में से है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? आप लोग बताओगे अव्ययी भाव समास होता है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। संभ्रम का विलोम आपको बताना है क्या होगा? अपूर्ण, तामसिक, म्लान या संयम। संभ्रम का आपको विलोम बताना है भाई, क्या होगा? तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, सोच रहे हैं कि संभ्रम का विलोम हो जाएगा संयम, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए कि जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई। ये वाक्य आपको बताना है मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है। तो सभी लोग बताने की कोशिश कीजिए भाई, किस प्रकार का ये वाक्य आपको लग रहा है, बताइए। देखिए, बात करें ये एक मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? ये एक मिश्र वाक्य है, आप सभी लोग याद रखोगे। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, देशार्पण में आपको बताना है कौन सा समास है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें देशार्पण का मतलब क्या होता है? देश के लिए अर्पण। क्या होता है भाई इसका मतलब? इसका मतलब होता है देश के लिए अर्पण। और आप सभी लोगों को पता है कि के लिए कहाँ पर आता है, बताइए भाई। के लिए कहाँ पर आता है? अपादान में आता है, तो आप लोगों को कहो नहीं। कर्म में आता है, तो कर्म में भी नहीं आता है। कर्ण में भी नहीं आता है। किस में आता है? संप्रदान यानी कि के लिए। तो देशार्पण में कौन सा समास हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा, आप सभी लोगों को याद रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूप ही कहलाती है, व्याकरण कहलाती है, भाषा कहलाती है, राजभाषा कहलाती है, या मानक भाषा कहलाती है, बताइए। तो कौन सी भाषा कहलाती है? आप सभी लोग याद रखोगे, मानक भाषा कहलाती है। आपको याद रखना है शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूप ही क्या कहलाती है? मानक भाषा कहलाती है, आप लोग याद रखोगे। अगला प्रश्न देखिए, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग एक बार क्लास को भाई शेयर कर दीजिए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग भी लाइव हैं यहाँ पर मौजूद, सभी लोग एक बार एक एक ग्रुप में भाई शेयर करेंगे। आप सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि कम से कम एक ग्रुप में आप लोग शेयर कीजिए, स्टडी वाले ग्रुप में। 5 सेकंड का समय आप सभी लोगों के पास है, फटाफट क्लास को भाई शेयर कर दीजिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने क्लास को शेयर किया होगा। मैंने एक कृशकाय व्यक्ति को देखा। यहाँ पर कृश का उचित विलोम आपको बताना है। तो कृश का यहाँ पर आपको विलोम बताना है भाई, क्या होगा? स्थूल होगा, दृढ़ होगा, हष्टपुष्ट होगा, या कठोर होगा? तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या जाना चाहिए? ए, बी, सी या डी? तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ यानी कि हष्ट पुष्ट के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। कृष का आपको याद रखना है विलोम क्या होता है? हष्ट पुष्ट होता है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न शब्दों में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? आप लोग बताओगे। अछत, अजान, अच्छा या अभाव।
उपसर्ग रहित शब्द, यानी कि उपसर्ग उसमें ना हो, यानी कि उसकी संधि विच्छेद ना बन सकती हो, उसकी संधि विच्छेद ना बन सकती हो, उसमें कोई भी उपसर्ग ना हो, तो आप लोग कहोगे यहाँ पर जो शब्द आया है अच्छा, इसका ना तो उपसर्ग है और ना ही प्रत्यय है। अगर इसका संधि विच्छेद कर भी दिया जाए तो दोनों शब्द जो बनेंगे संधि विच्छेद होने के बाद, तो उनका आपस में कोई भी अर्थ नहीं होगा। तो इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, शिथिल के पर्यायवाची आप लोगों को बताना है क्या क्या होते हैं। तो शिथिल के पर्यायवाची आप सभी लोग बताओगे भाई क्या होते हैं। तो शिथिल को हम लोग वीर तो कहते नहीं भाई, वीर तो कहते नहीं है। शिथिल को हम लोग विनम्र भी नहीं कहते हैं। शिथिल को हम लोग क्या कहते हैं, सुस्त कहते हैं, ढीला कहते हैं और धीमा कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। निम्नांकित में से कौन सा विलोमार्थी नहीं है। विलोमार्थी आपको बताना है कौन सा नहीं है, बताइए भाई। देखिए, तो अगर हम लोग बात करें, ठीक है, प्रफुल्ल का विलोम क्या हो जाएगा, म्लान हो जाएगा। मूक का विलोम क्या हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा। लेकिन निंदा का विलोम पर निंदा नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के बारे में सोच रहे हैं कि उत्तर होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। अब तुम जाओ, ये वाक्य आपको बताना है कैसा है। अब तुम जाओ, ये वाक्य आप सभी लोगों को बताना है कैसा है। देखिए, तो यहाँ पर कोई इच्छा तो जताई नहीं जा रही है, ना तो यहाँ पर विधानवाचक वाक्य हो जाता है, ना कोई संकेत दिया जा रहा है, बल्कि क्या दी जा रही है, एक आज्ञा दी जा रही है कि अब तुम जाओ। तो आज्ञा यहाँ पर दी जा रही है, इसलिए आपका यह वाक्य कैसा हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बताइए इसका सही उत्तर कि निम्नांकित में सही वर्तनी आपको बताना है कौन सी। सही वर्तनी आप सभी लोगों को बताना है भाई क्या है, राइट आंसर बताइए। अश्वत्थामा आप लोग लिखते होगे तो कैसे लिखते होगे, अश्व, उसके बाद हो गया ये वत, और ये हो गया उसके बाद थामा। तो अश्वत्थामा की वर्तनी सही है, कौन सी वाली, कहाँ पर लिखा हुआ है अश्वत्थामा, जल्दी से करेंगे आप सभी लोग, बिल्कुल सही उत्तर बताइए। देखिए, ऑप्शन नंबर सी वाली और डी वाली तो स्पेलिंग बिल्कुल सही लग रही है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर अश्वत्थामा की वर्तनी सपा पता चल गई कौन सी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, हेडमास्टर में किस प्रकार का उपसर्ग आएगा, आप लोगों को बताने इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हेडमास्टर की अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो किस प्रकार बनेगा, हेड बनेगा, धन करके मास्टर बन जाएगा, हेड मास्टर बन जाएगा, ये हो जाएगी इसकी संधि विच्छेद। उपसर्ग पूछे तो हेड बताओगे, मास्टर के क्या हो जाएगा, ये प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, ठीक है, उपसर्ग लगा है। अच्छा, उपसर्ग आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस भाषा का लगा है, संस्कृत का लगा है, उर्दू का लगा है, हिंदी का लगा है या अंग्रेजी का लगा है, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें हेड आप लोग किस तरह से लिखते होगे, इस तरह से लिखते होगे। तो हेड तो आपका ये इंग्लिश का है, यानी कि अंग्रेजी का शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर अगर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, आपके हथियार डाल देना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताइए भाई। हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, हार मान लेना। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, आपके समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, जरा जरा, शंकर संकर, शील सील या पृथक पृथक, बताइए। चलिए, देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, क्या बात करें भाई, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ठीक है, जरा जरा, ठीक है, जरा लिखा है और जरा लिखा हुआ है। बी में लिखा हुआ है शंकर संकर, शील और सील, पृथक पृथक। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए भाई सेम है भाई, बिल्कुल सेम है, यानी कि पृथक पृथक जो है ये समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द नहीं है, बल्कि ये कैसे शब्द हैं, ये आपके पुनरुक्त शब्द हैं। ठीक है, ये आपके कैसे शब्द हैं, पुनरुक्त शब्द हैं, क्योंकि पुनरुक्ति यहाँ पर हो रही है। ठीक है, और सारे शब्द जो हैं ये कैसे हैं भाई, ये सारे जो है समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। चलिए, तो बताना इस प्रश्न का आप सभी लोगों को सही उत्तर क्या हो सकता है, बताइए। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। इसमें अलंकार कौन सा है, आप सभी लोग बताओगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जहाँ बिना कारण के बिना वजह के कार्य हो रहा हो, तो वहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे भाई, वहाँ पर हम लोग कहेंगे इसमें है विभावना अलंकार। क्यों, क्योंकि कहा जा रहा है बिना पद चले, यानी कि बिना पैरों के चले, ठीक है, बिना कान के सुने। तो यहाँ पर इस तरह के आपके क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अब लो नसानी अब न नसोहो में कौन सा रस है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए।
कौन सा रस है, जल्दी से बताइए। शांत रस है, करुण रस है, भक्ति रस है या अद्भुत रस है। तो यहाँ पर अगर रस की बात करें तो शांत रस हो जाएगा, यानी कि अब लो नसानी अब ना नसो हो में कौन सा रस है, शांत रस है। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का तात्पर्य आप लोगों को बताना है, क्या होगा बताइए। चलिए, तो हाथ में कंगन पहनने वाले को आलसी की ज़रूरत नहीं होती। ये है जो संकल्प रूपी कड़ा धारण करता है वह आलसी नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये दर्पण में दिखते रूप की बजाय मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, आप सभी लोगों को याद रखना है। हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति से तात्पर्य क्या है, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। चलिए, तो सभी का उत्तर बिल्कुल सही था, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, अंशु और मयूख का पर्यायवाची आप लोग बताओगे, बताइए। अंशु और मयूख ये किसके पर्यायवाची हैं, आप सभी लोग बताओगे इसका राइट आंसर। चंद्रमा के, मोर के, कोकिल के या किरण के। तो अगर हम लोग बात करें किसके पर्यायवाची है, किरण का पर्यायवाची मयूख भी होता है और किरण का पर्यायवाची अंशु भी होता है। तो अंशु और मयूख किसके पर्यायवाची है, किरण के पर्यायवाची हैं, आप सभी लोग याद रखोगे। कौन सा वाक्य शुद्ध है आप लोग बताओगे, इसमें से कौन सा वाक्य आप सभी लोगों को शुद्ध लग रहा है। रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, ये सही वाक्य है। या राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं, शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें कोई भी त्रुटि आपको नहीं लग रही है, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, यहाँ पर एक भी त्रुटि नहीं लग रही। बाकी किसी न किसी वाक्य में, सभी वाक्यों में कोई ना कोई त्रुटि है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त किया गया है। आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक या नित्यता बोधक, बताइए। चलिए, तो देखिए बात की जा रही है खा चुका हूँ, ठीक है, यानी कि खा चुका हूँ यानी कि काम पूरा हो चुका है। तो जब काम पूरा यहाँ पर हो चुका है तो हम लोग क्या कहेंगे, आरंभ बोधक तो कह नहीं सकते, समाप्ति बोधक ही कहेंगे। तो यहाँ पर जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, इसमें से कौन सा है। सरसों है, मकई है, सारस है या मूंग है, बताइए। जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका भाई क्या हो सकता है। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें सरसों कैसी है तो ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, मकई कैसी है स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, मूंग कैसी है ये भी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। बात करें सारथ की तो सारथ के साथ कैसे का इस्तेमाल नहीं करोगे, बल्कि सारस कैसा है ऐसा आप लोग बोलोगे। और यहाँ पर कैसा आ रहा है तो इसलिए ये पुल्लिंग हो जाएगा और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण आप सभी लोगों को बताना है, क्या होगा भाई बताइए। जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका भाई क्या हो सकता है, बताइए। देखिए, काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। बात करें वर्तमान काल की तो 5 भेद होते हैं वर्तमान काल के, भूतकाल की बात करें तो 6 भेद होते हैं और भविष्य काल की बात करें तो 3 भेद होते हैं। ये बात आपको याद रखना है, आप सभी लोगों से पूछी जा सकती है। सामान्य वर्तमान काल कैसे होते हैं ये आप सभी लोगों को बताना है, बताइए। जैसे कि मोहन खेलता है, तो कुल मिला के देखा जाए जिसमें ता है आ रहा है, ठीक है, या ती है आ रही है, ठीक है, इस तरह से अगर आ रहे हैं तो वो वाक्य आपका कैसा हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल वाला वो वाक्य हो जाएगा। ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा यहाँ पे यानी कि जहाँ पर आदत बताई जाती है वो आपके सामान्य वर्तमान काल वाले हो जाते हैं। जैसे कि मैं रोज़ नहाता हूँ तो ये आपका कैसा हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। मैं रोज़ ट्यूशन जाता हूँ या मैं रोज़ ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करता हूँ, तो इसमें सभी में ता है, ती है, ते है आ रहा है, तो ये कैसे वाक्य आपके हो जाएंगे, सामान्य वर्तमान के वाक्य हो जाएंगे। आप सभी लोग याद रखोगे। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर। पवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, बताना इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को बताइए। देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें पवन का मतलब क्या होता है भाई, पवन का मतलब होता है हवा, और हवा को हम लोग क्या कह सकते हैं, वायु भी कह सकते हैं, और हवा को हम लोग वात भी कह सकते हैं, और हवा को हम लोग मारुत भी कह सकते हैं, और हवा को हम लोग समीर भी कह सकते हैं, समीर भी कह सकते हैं। लेकिन हवा को हम लोग क्या नहीं कह सकते हैं, अनल नहीं कह सकते हैं, ठीक है, अनल नहीं कह सकते हैं। तो अनल किसको कह सकते हैं, आप सभी को याद रखना है। अनल जो है ये आग का पर्यायवाची होता है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं, बताएंगे इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताइए।
चलिए मैं आपको एक ट्रिक बता चुका हूँ कि पश्चिमी हिंदी की जो बोलियाँ हैं के बी एच आपको याद रखना है। क्या भाई? बी के बी एच, ठीक है। के बी एच ऐसा कहाँ पर लिखा है, अब ये आप लोग पता लगाओगे। तो के से आपका हो जाएगा खड़ी बोली, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी है। बी से क्या हो जाएगा भाई? ठीक है बताइए भाई, बी से क्या हो जाएगा? बी से ब्रिज भाषा आपका हो जाएगा, ब्रिज सभी में ब्रिज भाषा भी है। उसके बाद के से क्या हो जाएगा? देखिए ब्रिज से दो बोलियाँ आएंगी, एक तो ब्रिज आ जाएगी, एक तो ब्रिज आ जाएगी और उसके अलावा बुंदेली भी आ जाएगी, ठीक है। बुंदेली भी आ जाएगी, ठीक। या बुंदेली कहाँ पर लिखी है? बुंदेली कहाँ पर लिखी है भाई बताओगे आप सभी लोग? देखिए तो बुंदेली इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें, अच्छा सभी में बुंदेली है, ठीक। हरियाणवी और कौरवी कहाँ पर लिखी है? हरियाणवी और कौरवी कहाँ पर लिखी है? ठीक है। कुछ तरह से देखा जाए दो भाषाओं को एक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर खड़ी बोली हो जाएगी, ब्रज भाषा हो जाएगी, बांगरू हो जाएगी, कन्नौजी हो जाएगी, बुंदेली हो जाएगी। तो खड़ी बोली ब्रज भाषा बांगरू आपको याद रखना है, खड़ी बोली ब्रज भाषा बांगरू आपको याद रखना है, ठीक। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बताइए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताई थी अवधि, अवधि, ठीक है। अवधि की अवधि जो है ये कौन से अंतर्गत के अंतर्गत आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तीन भाषाएं आती हैं। कौन कौन सी? ए बी सी। ए से अवधि, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न देखिए कि शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा आपको बताना है। सोरठा होगा, रोला होगा, छप्पय होगा या बरवय होगा। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा भाई? सोरठा होगा। और आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर जाना चाहिए, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? आप लोग बताओगे, बताइए। स्त्रीलिंग शब्द आप सभी लोगों को बताना है, क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए धुआं कैसा है तो पुल्लिंग हो जाएगा, भत्ता कैसा है पुल्लिंग हो जाएगा, धावा कैसा है पुल्लिंग हो जाएगा, लेकिन संध्या के साथ कैसी का इस्तेमाल करोगे तो ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक छोटा सा गद्यांश आपके सामने आया है। चलिए तो हम मनुष्यों का कुछ ना कुछ बनने का स्वप्न होता है। हम अपने स्वरूप को साकार रूप प्रदान करने के लिए उसे अपना आधार और लक्ष्य बना लेते हैं। अपने सामने के आधार पर अपने भविष्य की नींव रखना आरंभ करते हैं। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। हम चिकित्सक, इंजीनियर, राजनेता, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक कुछ भी बनने की सोच सकते हैं। हमारी शिक्षा का स्तर भी लक्ष्य के आधार पर बढ़ने लगता है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। शिक्षा ही लक्ष्य तक पहुंचाकर सपनों को साकार करती है। ये मनुष्य के जीवन में बहुमूल्य रत्न के समान है जो किसी के द्वारा चुराया व मिटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आपको उत्तर बताना है गद्यांश के अनुसार कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होता है। बताइए भाई क्या हो सकता है इस प्रश्न का सही उत्तर भाई बताने की कोशिश कीजिए आप सो लोग, बताइए। तो गद्यांश के अनुसार बात करें इसका शीर्षक क्या होगा तो शिक्षा के महत्व के बारे में बताया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर बताइए कि मनुष्य का आधार व लक्ष्य क्या होता है। मनुष्य का आधार व लक्ष्य पूछा जा रहा है आप सभी लोगों से, क्या होता है बताइए। चलिए तो बात करें यहाँ पर स्वयं के सपनों को साकार करना, ये क्या होता है? ठीक है, मनुष्य के आधार व लक्ष्य होते हैं, आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बताइए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका भाई क्या हो सकता है। चलिए तो यहाँ पर भी एक छोटा सा गद्यांश है, दो प्रश्नों का उत्तर आप सभी लोगों को बताना है। रात यूं कहने लगा मुझे, गगन का चांद आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता है और फिर बेचैन हो जाता है। जगता है ना सोता है, जानता है तू के मैं कितना पुराना हूँ, मैं चुका हूँ देख मनु को जन्मते मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठाकर स्वप्नों का सही करते हैं। तो अनोखा जीव का समानार्थक शब्द आपको बताना है भाई क्या हो सकता है, बताइए। चलिए तो एक विशेष प्रकार का जानवर, उलझन पैदा करने वाला, या एक विशिष्ट शारीरिक रचना, या अद्भुत प्राणी। तो बात करें अनोखा जीव हम लोग किसको कह सकते हैं? अद्भुत प्राणी को कह सकते हैं गद्यांश के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब कि कवि के अनुसार कौन अपने आप उलझने पैदा कर सकता है, बताइए। कवि के अनुसार कौन अपने आप उलझने पैदा कर सकता है? अनोखा जीव, आदमी, गगन का चांद या मनु। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा भाई बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए तो यहाँ पर बात करें सही उत्तर की, तो देखिए आदमी जो है ये अपने आप ही उलझने पैदा करता है और ख़ुद ही उसमें फंस जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, कौन हो तुम बसंत के दूत। इस वाक्य में रेखांकित शब्द आपको बताना है भाई क्या है,
ठीक है। इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताओगे क्या है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द कौन सा हो जाएगा, तुम हो जाएगा। तो तुम आपको बताना है उत्तम पुरुषवाची सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम है या अन्य पुरुषवाची सर्वनाम है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा भाई, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए मध्य उत्तम पुरुषवाची सर्वनाम क्या हो जाएंगे, सबसे पहले अपनी बात चलेगी यानी कि मैं, हम, उसके बाद हमारे सामने वाला जो बंदा खड़ा है उसकी बात चलेगी यानी कि तुम या आप लोग की। उसके बाद अन्य पुरुषवाचक किसकी, किसी अन्य व्यक्ति की बात चलेगी यानी कि वह का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। तो तुम कौन होता है, ये हमारे सामने वाले का है, इससे हम लोग इसका मुराद लगाते हैं कि तुम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम हो जाएगा। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आकर्मक क्रिया है, बताइए भाई। चलिए तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर। क्रिया की बात करें तो क्रिया के दो भेद होते हैं, एक तो कर्म के आधार पर और दूसरा प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है और प्रयोग के आधार पर क्रिया 5 प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। पूछा जा रहा है किसमें आकर्मक क्रिया है, तो बताएंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है, बताइए। चलिए देखिए हंसना है, सोना है, ठीक है, तो ये सब क्या होती हैं, ये सब आकर्मक क्रिया होती है। तो कहाँ पर ऐसा आ रहा है सोना या हंसना, तो ऑप्शन नंबर ए को ही देखोगे और सोना आ रहा है इसमें, तो ये आपकी कैसी क्रिया हो जाएगी, एक आकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर। दिए गए वाक्य में त्रुटि वाले अंश को आप लोगों को बताना है भाई, क्या इसका राइट आंसर होगा, बताइए। जो जीवन में आत्मोन्नति के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करता उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है, बताइए। उसके बाद लिखा हुआ इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर, अच्छा ऊपर नीचे हो गया भाई, कोई बात नहीं। जो जीवन में आत्मोन्नति के लिए प्रयास नहीं करता उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर। देखिए पहला वाला आपका ये हो जाएगा भाई, ठीक है, पहला वाला आपका ये हो जाएगा, उसके बाद दूसरा ये होगा, ठीक, और तीसरे नंबर पर ये होगा, ठीक है। क्रम इस तरह बन रहा है, इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर जो जीवन में आत्मोन्नति के लिए प्रयास नहीं करता उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। तो अब आपको बताना है कहाँ पर आपका त्रुटि है, बताइए भाई। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो सुलभ लिखा हुआ है, यहाँ पर सुलभ नहीं लिखा होना चाहिए था। अगर नहीं लिखा होता तो आपका वाक्य कैसा हो जाता, बिल्कुल सही हो जाता। तो यहाँ पर आपको याद रखना है त्रुटि है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, बताइए। चौपाई, उच्चारण या घुमक्कड़, बताइए। जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका भाई क्या हो सकता है, बताइए। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, उच्चतर हो जाएगा, ठीक है, उच्चतर हो जाएगा। आप सभी लोगों को याद रखना है उच्चतर का संधि विच्छेद क्या बनेगा, उच्च बनेगा, धन करके तर बनेगा, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका तुलनात्मक तत्सम प्रत्यय है, ये आपका तुलनात्मक तत्सम प्रत्यय है, देशज प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब के बिहारी के प्रसिद्ध हैं, बिहारी जो हैं कवित्व के प्रसिद्ध हैं, सवैया के हैं, पद के हैं या दोहे के। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर भाई क्या होगा, बताने की कोशिश कीजिए। तो आप सभी लोगों को पता है बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं, दोहे प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा छंद दोहा और रोला छंद से मिलकर बनता है, उल्लाला, सवैया, कुंडलिया या घनाक्षरी, बताइए। देखिए भाई यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है छंद, ठीक है, कौन सा छंद दोहा और रोला छंद से मिलकर बनता है, तो आप लोग बताओगे कुंडलिया। राइट आंसर जो लोग भी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि रंग में भंग आख्यान गीत रचित है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा या धूमिल के द्वारा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित है, ठीक है, ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित है, आप सभी लोग याद रखोगे। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर। नासिरा शर्मा की कृति कागज़ की नाव के लिए कौन सा पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था, बताएंगे इसका राइट आंसर आप सभी लोग भाई क्या हो सकता है, बताइए। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि नासिरा शर्मा को, ठीक है, नासिरा शर्मा को कागज़ की नाव के लिए व्यास सम्मान दिया गया था और कब दिया गया था, 2019 में दिया गया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को आदेश देता है कि वह द्रव्यों के सेवन पर रोक लगाए, मादक द्रव्यों के सेवन पर रोक लगाए, या आपके पर्यावरण की रक्षा और विकास करे, या पिछड़े वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का संवर्धन करे, या ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कि गाय
गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाए। तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 जो है ये भारत सरकार को क्या आदेश देता है कि वह गाय और बछड़ों के वध पर रोक लगाए और उनकी नस्ल के परिरक्षण और सुधार के लिए कई सारे कदम उठाए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर भाई क्या होगा, चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर। चलिए तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है। तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, लाला हरदयाल हैं और सोहन सिंह हैं। ठीक है, इन्होंने 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सैन फ्रांसिस्को नगर है, अमेरिका में जो सैन फ्रांसिस्को नगर है, इसमें जो है ठीक है इस दल की स्थापना की थी। ये बात आपको याद रखना है। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर भाई क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोहन सिंह। ठीक है, सोहन सिंह भागना इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाला हरदयाल होता तब भी उत्तर यही होता और सोहन सिंह भागना होता तो इन दोनों ने जो है ये आपके सह संस्थापक कहलाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय पर्वत की श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला में आती है, बताइए। ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत्त पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या संचित पर्वत या वलित पर्वत, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो सकता है भाई, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बताइए। चलिए तो यहाँ पर आप सभी लोगों को याद रखना है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है ये वलित पर्वत की श्रेणी में आती है। कौन सी भाई, वलित पर्वत की श्रेणी में आती है, आप सभी लोग याद रखोगे। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि नॉर्वेस्टर्स या काल वैशाखी, तड़ित झंझा या बिजली युक्त तूफान है जो में प्रमुख है। इनके कहाँ के प्रमुख है, भारत और भूटान में, भूटान और नेपाल में, भारत और बांग्लादेश में या बांग्लादेश तथा म्यांमार में, बताइए। देखिए तो ये कहाँ प्रसिद्ध है, तो ये भारत और बांग्लादेश में प्रसिद्ध है, भारत और बांग्लादेश में प्रसिद्ध है, आप सभी लोगों को याद रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वस्तु का भार सबसे ज़्यादा होता है, ध्रुव रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर या कर्क रेखा पर। राइट आंसर आप सभी लोग बताओगे भाई इसका क्या हो जाएगा, बताइए। ध्रुव रेखा पर वस्तु का भार जो होता है ये सबसे ज़्यादा होता है। वस्तु का भार सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, ध्रुव रेखा पर होता है, आप सभी लोगों को याद रखना है। और 90 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं, 90 डिग्री अक्षांश को ध्रुव ही कहते हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर है कि नेटस्कोप नेविगेटर क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। नेटस्केप नेविगेटर क्या है, ये आप सभी लोगों को बताना है इसका राइट आंसर। चलिए तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या चित्रतोप योजक संपर्क साधन है, या आपके प्रोग्रामिंग भाषा का क्रमादेशन भाषा है, या वेब ब्राउज़र या वेब पृष्ठ परिवर्तक है, या प्रोसेसर या संसाधक है, बताइए। चलिए तो ये क्या है, ये वेब ब्राउज़र है या ये एक वेब पृष्ठ परिवर्तक है, ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। ठीक, और इसका काम क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, वेब पेज और चित्र और वीडियो, ठीक, और जो और कई सारी की फाइलें होती हैं, ठीक है, इनकी जानकारी के लिए, जो इनकी जानकारी के संबंधित खोजने के लिए क्या किसका इस्तेमाल किया जाता है, नेटस्केप नेविगेटर का इस्तेमाल किया जाता है, या वेब ब्राउज़र भी इसको हम लोग कह सकते हैं, या वेब पृष्ठ परिवर्तक भी कह सकते हैं। तो कई सारे इसके नाम हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, पूछा जा रहा है। तो पहली बात तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, 1961 से 1966 थी, बात आपको याद रखना। चलिए तो कृषि और उद्योग पर बल दिया गया, आप सभी लोगों को याद रखना है, कृषि और उद्योग पर बल दिया गया, तो कृषि इसका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पर उद्योग लिखा होता तो वो भी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर। अकबरनामा किसने लिखी थी, अबुल फजल ने, फैज़ी ने, या आपके अब्दुल रहीम ने, या अब्दुल कादिर ने। तो आप सभी को पता है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, अकबरनामा के रचयिता कौन थे, अबुल फजल थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर अगर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल सही उत्तर है। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, बताइए। किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की थी, गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अंगद देव ने, या गुरु तेग बहादुर ने, बताइए।
तो सिख गुरु थे गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह इनका नाम था। इन्होंने खालसा की शुरुआत की थी और कब की थी? 1699 में की थी, आपको याद रखना है। और गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिखों के 10वें गुरु थे और यही अंतिम गुरु कहलाए, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है पूछी जा रही है भाई, बताइए। चलिए, तो अगर हम लोग बात करें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है इसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक। और भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? बताइए। लूसीफेरिन, हीमोग्लोबिन या आपके फ्लावोनोइड्स या आपके मेलेनिन? चलिए, तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा? मेलेनिन आपको याद रखना है, यानी कि कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, तो आप लोग बताओगे मेलेनिन। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से 3 आर पर्यावरण के अनुकूलन माने जाते हैं? बताइए भाई, बात माने जाते हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर? पुनः प्रयोग करना, पुनः चक्रित करना, पुनः प्रयोग करना, पुनः उपयोग करना, या पुनः एकत्रित करना, या पुनः प्रयोग करना, या पुनः उपयोग करना, या नवीनीकरण करना, कम करना, नवीनीकरण करना, या पुनः उपयोग करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका जो होगा, आप सभी लोग याद रखो, पर्यावरण के अनुकूलन माने जाने वाले जो 3 आर हैं वो कैसे हैं? कम करना, उसके बाद पुनः प्रयोग करना और चक्रित करना, कम करना, पुनः प्रयोग करना, ठीक है, कम करना, पुनः प्रयोग करना और पुनः क्या करना भाई? चक्रित करना। ये बात आप सभी लोगों को याद रखना। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है तो आप लोग कहोगे ऐसा तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, कौन सा रोग निकिल के कारण होता है? इटाई, त्वचा शोथ, या आपके सीखने की विकलांगता, या दमा? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जल्दी से बताइए भाई, तो कौन सा रोग निकिल के कारण होता है? तो त्वचा शोथ जो होता है ये आपका कैसे होता है? निकिल के कारण होता है, आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। भारत में अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लोग बताएंगे आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है, बताइए भाई। तो सभी लोग भाई बताएंगे इसका राइट आंसर। भारत में अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर भाई क्या हो जाना चाहिए? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसका भाई? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। और कब ये शुरू किया था? 1919-1920 में तुर्की के खलीफाओं के समर्थन में ये आंदोलन शुरू किया गया था, आप सभी लोगों को याद रखना है। इसमें आप लोग को बताना है कि मृदा निर्माण में अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। क्या प्रभावित करते हैं? वनस्पति जात, प्राणी जात, जलवायु, समय, जनक चट्टान या ज्वालामुखी? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो सकता है बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, वही बताइए। चलिए, तो मृदा निर्माण में वनस्पति जात, ठीक है, वनस्पति जात, प्राणी जात और जलवायु अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर अगर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। चलिए, इसमें आपको बताना है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 121 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक भ्रष्ट आचरण है? आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। ने फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक भ्रष्ट आचरण है? ठीक है, ऑप्शन नंबर कथन नंबर 1 दे रखा है, कोर्ट के अनुसार आपको उत्तर देना है। चुनाव के खर्चों के बारे में असत्य विवरण देना, निर्वाचन में जीत की संभावना बढ़ाने के लिए सरकारी नौकरों से सहायता लाभ लेने का प्रयत्न करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आप लोग देखिए भाई, दोनों ही जो है यहाँ पर कैसे लग रहा है? एक भ्रष्ट आचरण लग रहे हैं, इसलिए आपके दोनों ही कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलिए,
इसका उत्तर बताइए कि किसी रिट याचिका को जनहित याचिका के रूप में दायर करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी रिट याचिका को जनहित याचिका के रूप में दायर करने के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। ठीक है, पहला लिखा हुआ कथन, रिट याचिका किसी ऐसे प्रश्न से संबंधित होनी चाहिए जो जनता या लोगों के एक बड़े समूह को प्रभावित करता हो, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को। ये सही होगा या गलत होगा। केवल प्रभावित पीड़ित व्यक्ति ही याचिका दायर कर सकता है, ये सही होगा या ये गलत होगा, बताइए कौन सा सही है। आप सभी लोगों को बताने इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जनहित याचिका से तात्पर्य क्या है। ठीक है, जनता के कल्याण के लिए याचिका, इसका मतलब कह सकते हैं जनता के कल्याण के लिए ये जनहित याचिका होती है। ऐसी याचिका पीड़ित व्यक्ति, ठीक है, पीड़ित व्यक्ति भी दायर कर सकता है या पीड़ित व्यक्ति की ओर से किसी और व्यक्ति या कोई सामाजिक संस्था भी इसको दायर कर सकती है। बात आप सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है वो दायर किया जा सकता है, किसके किसके द्वारा। तो यहाँ पर कथन नंबर 1 तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा जो है, ठीक है, दूसरे की बात करें, पीड़ित व्यक्ति केवल लिखा हुआ, केवल प्रभावित व्यक्ति ही याचिका दायर कर सकता है। तो केवल नहीं, इसके अलावा कि कोई संस्था भी कर सकती है या कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है। तो केवल एक कथन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अब चलिए, इसमें आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से शीर्ष से तल तथा उसके पद अनुक्रम के अनुसार आपको लिखना है। अच्छा भाई, पुलिस उपाधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक या पुलिस महा उपनिरीक्षक। तो बताइए भाई सबसे पहले कौन आ जाएगा। शीर्ष से तल की ओर लिखना है आपको। ठीक है, शीर्ष से तल की ओर। तो आप सभी को पता है सबसे ऊपर कौन होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं पुलिस उप महानिरीक्षक। पुलिस उप महानिरीक्षक सबसे ऊपर होते हैं, उससे नीचे होते हैं पुलिस अधीक्षक। तो पुलिस उप महानिरीक्षक कहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि चौथा वाला जो है पहले नंबर पर हो जाएगा। और चौथा वाला कहीं लिखा हुआ है, हाँ भाई, एक तो बी ऑप्शन सही होगा या तो सी ऑप्शन सही होगा। चलिए, पुलिस उप महानिरीक्षक पहले हो गए, दूसरे नंबर उसके बाद कौन आएंगे, पुलिस अधीक्षक आएंगे। तो पुलिस अधीक्षक कहाँ लिखे हुए हैं भाई, पुलिस अधीक्षक कहाँ पर लिखे हुए हैं, तो पुलिस अधीक्षक लिखे हुए हैं आपके ये वाले नंबर में। तो देखिए भाई, पहले आपका ये आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा। तो ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन आपको भाई देख लेना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया पुलिस उप महानिरीक्षक, उसके बाद पुलिस अधीक्षक, उसके नीचे, ठीक है, अपर पुलिस अधीक्षक, और उसके नीचे पुलिस उप अधीक्षक। ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है, ये क्रम आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए कि वह बहुचर्चित मुकदमा कौन सा था जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियां स्वयं संविधान द्वारा ही सीमित कर दी गई हैं। अतएव संसद इस सीमित शक्ति का उपयोग करके अपने आप को असीमित शक्तियां नहीं दे सकती। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ था, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ था, या आर राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य था, या लोक स्वतंत्र संगठन बनाम भारत संघ था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, बताइए। तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बताइए इसका सही उत्तर। इसमें आपको बताना है कि कोई भी लोक सूचना अधिकारी सूचना प्रार्थी को यह कहकर सूचना से वंचित नहीं रख सकता कि जो सूचना उसके अधीन रखनी चाहिए उसके दस्तावेज गायब हैं। इसे लोक अभिलेख अधिनियम 1993 का उल्लंघन माना जाएगा और इससे अधिकतम कितने वर्ष तक की कारावास की सज़ा हो सकती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, बताइए। चलिए, तो 5 साल तक की इसमें सज़ा हो सकती है और 10,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लिया जा सकता है। तो 5 वर्ष कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, लास्ट वाले में लिखा हुआ है। तो ये आपके प्रश्न का कैसा उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलिए, इसका उत्तर बताइए कि सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम प्रदाता 2014 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं, आपको बताना है। जानबूझकर झूठी शिकायत दर्ज कराने पर इस विधेयक में दंड का प्रावधान है, या आपको बताना है कि विधेयक यह प्रोत्साहन देता है कि सूचना प्रकटीकरण के लिए सूचना प्रदाता को आर्थिक राशि दी जाए। कथन नंबर 1 सही है, 2 सही है, या दोनों सही हैं, या दोनों सही नहीं है। क्या इसका राइट आंसर होगा भाई, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बताइए। तो यहाँ पर कथन नंबर 1 वाला तो आपका बिल्कुल सही लग रहा है कि जानबूझकर झूठी शिकायत दर्ज कराने पर इस विधेयक में दंड का प्रावधान है। लेकिन विधेयक ये प्रोत्साहन देता है कि सूचना प्रकटीकरण के लिए सूचना प्रदाता को आर्थिक राशि दी जाएगी, तो आर्थिक राशि नहीं दी जाती। तो कथन नंबर आपका बिल्कुल 1 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बताइए इसका सही उत्तर कि केंद्रीय जाँच ब्यूरो की जाँच से संबंधित न्यायिक शक्तियाँ डैश में निहित है जो अधिकार और कर्तव्य प्रदान करती हैं। तो राइट आंसर इसका
जो होगा भाई वो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। क्या इसका सही उत्तर हो सकता है बताइए। चलिए, तो केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच से संबंधित न्यायिक शक्तियां, ठीक है, न्यायिक शक्तियां आपको बताने, इसका राइट आंसर क्या होगा बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। चलिए, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को याद रखना है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946, ये आपका इसका सही उत्तर हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बताइए इसका सही उत्तर। बताना है कि मूल भारतीय संविधान का 7वां अध्याय जिसे वर्ष 1956 में संशोधित किया गया वो किस विषय में था, बताइए भाई वो किस विषय में था, बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी लोग बताइए। चलिए, तो बात करें वो किसका विषय था, जल्दी से करिए इसका राइट आंसर। तो वो था आपका राज्यों का विषय। किसका विषय था, वो राज्यों का विषय था, आप सभी लोग याद रखोगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची में आता है, पूछा जा रहा है। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, बीमा, नशीली शराब या शेयर बाजार। तो यहाँ पर आपके प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा भाई, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम। ये जो है ये आपका विषय संवर्ती सूची में आता है, आप सभी लोग याद रखोगे। अगला प्रश्न देखिए कि संविधान द्वारा स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्राधिकरण है जो भारत की सभी राज्यों सरकारों की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है, बताइए क्या होगा। आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। तो कौन करता है भाई, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक करते हैं, यानी कि CAG। 1897 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन किया गया, नागरिक सेवाएं, अकाल, राजनीतिक सुधार या सेना का भारतीयकरण। तो यहाँ पर आप लोग जो सही उत्तर के रूप में चुनोगे भाई वो क्या चुनोगे, अकाल चुनोगे। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पर जिनका भी उत्तर जा रहा है तो बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया। एक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण क्या कहलाता है, वित्त विधेयक, अनुदान, बजट या धन विधेयक। क्या कहलाता है बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। क्या कहलाता भाई, बजट कहलाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी, बोडो, कोंकणी, सिंधी या कश्मीरी, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी। तो ये आपके लिए जो प्रश्न हो गया ना, ये आपके लिए होमवर्क के लिए हो गया। तो इसका उत्तर आप सभी लोग दोगे भाई, कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। चलिए, तो ये आज का आपका अंतिम प्रश्न था। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा और वीडियो को एक बार शेयर करके जाइएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।